पार्ट 2 है, इसका नाम है 20 के दांत। 20 का दांत देखिए एक कहानी है। पूछ देगा कि 20 के दांत गद्य की कौन सी विधा है, तो आप कहना कहानी। और यदि इसके लेखक के बारे में चर्चा की जाए कि लेखक पूछेगा कि इसका लेखक कौन है, तो आप कहिएगा नलिन विलोचन शर्मा जी। और इसका जन्म कब हुआ, तो 18 फरवरी, यानी नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कहाँ पे, तो पटना के बदरघाट में। बंदरघाट नहीं, बदरघाट, पटना में एक बदरघाट है, वहीं पे 18 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ, ठीक ना। और जानते हैं ये जो है ना बचपना यानी शुरू से जब जन्म हुआ था इसका, तो भोजपुरी इलाका में इसका जन्म हुआ था, और इसलिए ये जन्मना ये भोजपुरी भाषी थे, ठीक ना। इसके पिता जो थे, पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा जी। यानी नलिन विलोचन शर्मा जी के पिता का नाम यदि आपसे पूछ दिया जाए तो इसके पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा जी। और पंडित रामावतार शर्मा जी वो भी विद्वान लोग थे, एक दर्शन और संस्कृत के बहुत बड़ा विद्वान था, ठीक ना। इसकी माँ की यदि बात की जाए तो इसकी माता थी रत्नावती शर्मा। कौन थी इसका माता? रत्नावती शर्मा। यदि और इसकी शिक्षा की बात की जाए तो स्कूल की पढ़ाई नलिन विलोचन शर्मा जी स्कूल की पढ़ाई किए थे पटना कॉलेजिएट से। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि नलिन विलोचन शर्मा जी स्कूल की पढ़ाई कहाँ से किए, तो आप क्या कहिएगा भाई? पटना कॉलेजिएट, ठीक ना। और पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया था, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स। क्या चीज से? तो संस्कृत और हिंदी से। यानी पटना यूनिवर्सिटी में संस्कृत और हिंदी विषय रख करके इन्होंने एमए किया था, मास्टर ऑफ आर्ट्स। यदि इसके वृत्ति की बात की जाए, देखिए वृत्ति का मतलब होता है पेशा। क्या होता है बाबू? पेशा, रोजगार, काम धंधा। तो यदि इसके वृत्ति की बात की जाए जिससे इसको आमदनी आती है, तो वे देखिए हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा। आरा का नाम सुने हैं ना? का कहले एगो का नाम जानते हैं ना? बबुआ के खुश करके जैबू ना, आरा में फिर दोबारा अबू ना। हाँ, तो यही आरा में ये प्रोफेसर थे। उसके बाद रांची यूनिवर्सिटी में, रांची मतलब पागल खाना, बहुत लोगों के दिमाग में सेट है रांची मतलब पागल खाना, ऐसी बात नहीं है। रांची यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर रहे। उसका पटना, ठीक ना, पटना यूनिवर्सिटी में भी ये प्रोफेसर रहे। मतलब कि हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा में, उसके बाद रांची यूनिवर्सिटी में और पटना यूनिवर्सिटी में, तीनों जगह ये प्रोफेसर का काम किए। और यदि बात की जाए तो हिंदी विभाग का ये अध्यक्ष भी बना था, हिंदी विभाग का अध्यक्ष बना था। लेकिन कब जानते हैं? 1959 ईस्वी में। अब किस यूनिवर्सिटी में था? वही पटना, नहीं कहता पटना यूनिवर्सिटी में ये 1959 ईस्वी में का हिंदी विभाग का अध्यक्ष बना था। लेकिन बेचारे का ये पोस्ट पे था ही, हिंदी विभाग का अध्यक्ष था ही, लेकिन उसी समय किसी कारणवश 12 सितंबर 1961 ईस्वी को इसका निधन हो गया। देखिए यदि नलिन विलोचन शर्मा जी के रचना के बारे में यदि बात की जाए तो इसका रचना हो गया, प्रमुख रचना हो गया दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन और मानदंड प्रेमचंद्र। देखिए एग्जाम में जो है ना ज्यादा से ज्यादा यही पूछा जाता है, दृष्टिकोण और साहित्य का इतिहास दर्शन। कम से कम 2 ही याद रखो ना, आपका काम क्लियर हो जाएगा। तो कह देगा कि दृष्टिकोण के रचनाकार कौन है, कहेगा दृष्टिकोण के रचनाकार कौन है, तो आप कहना नलिन विलोचन शर्मा जी। साहित्य का इतिहास दर्शन का रचनाकार हो गया नलिन विलोचन शर्मा जी, मानदंड का भी नलिन विलोचन शर्मा जी, प्रेमचंद्र का भी नलिन विलोचन शर्मा जी, ठीक ना। उनके बाद देखिए आलोचकों के अनुसार, किसके अनुसार? आलोचकों के अनुसार कहा जाता है कि प्रयोगवाद का वास्तविक यदि प्रारंभ हुआ है, प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ यदि हुआ है तो वो हुआ है नलिन विलोचन शर्मा जी के कविता से। यदि कोई पूछ दे आपको कि प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविता से हुआ, तो आप कहना नलिन विलोचन शर्मा जी के, ठीक ना। और ये कहानी जो है ना मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। देखिए मध्य वर्ग में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, मिडिल क्लास के लोगों में बहुत सारा अंतर विरोध होता है, उनके बारे में ये कहानी आपको बताने का काम करती है, ठीक है ना। तो यानी मध्य वर्ग का। उसके बाद देखिए गिरधर लाल,
इस कहानी में जो है ना बहुत सारे चेहरा है, हम आपको बताएंगे कि इसमें बहुत सारे व्यक्ति भी हैं इस कहानी में, तो इसके बाद अभी तुरंत बताएंगे आपको। तो उसमें एक गिरधर लाल है, ठीक ना। तो गिरधर लाल जो है ना निम्न मतलब छोटा, मध्य वर्गीय मतलब मिडिल क्लास के ही लोग में जो निम्न होता है, निम्न स्तर के, तो निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कहेगा कि गिरधर लाल किस वर्ग के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, तो आप कहिएगा निम्न मध्य वर्गीय। क्या हो जाएगा? निम्न मध्य वर्गीय, ठीक ना। उसके बाद यह कहानी, यानी कौन सा कहानी? 20 का दांत। ये कहानी जो है ना 20 के दांत और अन्य कहानियां नामक संग्रह से लिया गया है, ठीक ना। अब देखते हैं हम कि इस कहानी में आपको कौन कौन है। बने रहिए आप वीडियो में। देखिए अब है ओरिजिनल स्टोरी। अब जो आप देखिएगा 20 के दांत कहानी का पूरा, अभी इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूरा हम आपके दिमाग में गारंटी बैठा देंगे कहानी को। देखिए यह एक कहानी, यह जो कहानी है इस कहानी में 2 भाग है। एक तरफ तो गिरधर लाल का परिवार है और गिरधर लाल का परिवार, एक तरफ सेन साहब। सेन साहब फैक्ट्री के मालिक हैं, तो वही गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाला एक मामूली सा किरानी है, ठीक ना। तो गिरधर लाल के परिवार में 3 व्यक्ति, 3 आदमी, 3 सदस्य, एक गिरधर लाल, एक मदन और एक मदन की माँ है, ठीक ना। यदि वही सेन साहब के परिवार की यदि बात की जाए तो सेन साहब के परिवार में देखिए एक सेन साहब, एक है उसका खोखा। देखिए एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि खोखा किसे कहा जाता है, तो खोखा कहा जाता है किसको? कासू को। यानी खोखा का ही नाम है कासू, अलग अलग मत समझिएगा, खोखा का ही नाम कासू है, ठीक। और एक सेन साहिबा, सेन साहिबा हमने नाम रखा है सेन साहब की पत्नी का, ठीक ना। और इसको 5 पुत्री था, एक सीमा, एक रजनी, आलो, शेफाली, आरती। 5 है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। अब इन बेचारे के पास इस कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर भी है। तो आइए, अब आपने परिचय तो देख लिया, ये एक पत्रकार है जो सेन साहब के मित्र लगते हैं, ठीक ना। तो आइए अब देखते हैं इसमें, इसके बारे में पूरे डिटेल्स आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। ये गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाला एक मामूली सा किरानी है जो इसी के बिल्डिंग के आउट हाउस में रहता है, ठीक ना। और अपनी पत्नी और एक पुत्र मदन के साथ। मदन 5-6 वर्ष का लड़का है और ये जो है ना वहीं पे फैक्ट्री के ही आसपास खेला करते हैं। सेन साहब को 5 पुत्री हुई जिसमें नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। 5 पुत्री के होने के बाद बुढ़ापे में बेचारे को, बुढ़ापे में एक लड़का होता है, उसका नाम कासू रखा जाता है। लेकिन लाड़ प्यार से खोखा, देखिए वैसे खोखा कहा जाता है, खोखा खोखी, ये बंगाल में खोखा का मतलब होता है लड़का, ठीक ना। एक लड़का होता है और उसी का नाम रख दिया जाता है कासू, ठीक ना। तो इसकी पत्नी का नाम है सेन साहिबा। सेन साहब फैक्ट्री के मालिक है यार। तो इसके पास एक कार है और कार है काला कलर का। किस कलर का? काला कलर का। और इसका नाम जानते हैं क्या? एस्ट्रीमल इंड। कौन सा? यदि पूछ देता है एग्जाम में कि बाबू सेन साहब के कार का नाम क्या था, तो आप कहना क्या? एस्ट्रीमल इंड, ठीक ना। और पूछ दे आपसे कि उसके कार का कीमत कितना था, तो मेरे भाई कितना? 7500, यानी 7500, ठीक ना। उसके बाद देखो ये कार नई मॉडल की थी, पूरा चमचमाती हुई कार थी यार। उसमें एना का कोई जरूरी नहीं पड़ता था पूरा मेकअप को देखने के लिए। आराम से जाइए कार के सामने ऐसे हूं कर दीजिए, पूरा चेहरा आपको दिख जाएगा। मतलब इतना
फ्रेश उसका शीशा था, ठीक है ना। तो स्ट्रीमल इंड 7500 रुपया में मिला और इसका रंग था काला, नई मॉडल, चमचमाती हुई कार। थोड़ी सी दाग लग जाए ना तो सोफर, पूरा सोफर मतलब सफाई करने वाले, ड्राइवर तो चलाने वाला था ही, हमेशा इसकी देख रेख करने के लिए हाई ड्राइवर महोदय रहते थे, ठीक ना। अच्छा देखिए, एक बार की बात है, आइए एक बार, अच्छा सॉरी, इसके घर में जो है ना, इसके घर में सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों पुत्रियां कठपुतली है। कठपुतली, कठपुतली का मतलब समझते हैं, काठ का पुतला, जो कुछ ना बोलता है ना कुछ करता है, कठपुतली जैसा, वैसे जैसे रख दीजिए वैसे ना। बेचारी हंसती है ठाका मार करके, जैसे अगर आजकल हंसेगी कोई लड़की पूरा देखते ना, पूरा मोहल्ला शोरगुल, हाँ, चेहरा पे ऐसी मुस्कान लाती है ना कि समाज की अच्छी अच्छी तारिकाएं भी इनसे कुछ सीखती है। ये सब के यहाँ यदि, इसके यहाँ सेन साहब के यहाँ यदि कोई रिलेशनशिप का आता है तो इन सब को देख करके आश्चर्य हो जाता है कि काश यदि मेरा भी बेटी ऐसा होता ना, क्या बात है। ये पांचों पुत्रियां इतनी सुशील थी कि जिसकी वर्णन न कर सकते। ये बिना पूछी घर में किसी भी चीज को ना तोड़ती थी ना फोड़ती थी, ठीक ना। ऐसा नहीं कि आजकल लिपस्टिक नहीं मिला, आराम से क्या क्या सूटकेस को उठा के पटक दिया, बस हड़बड़ हड़बड़ में रहती है। हाँ तो भाई हुआ क्या, पांच पुत्रियां बड़ी सुशील, घर में किसी भी चीज की तोड़ फोड़ नहीं, खेलना भी तो सिर्फ शाम के वक्त। लेकिन ये पांचों के बाद जो ये पैदा हुआ, कौन, खोखा। खोखा अभी 5 वर्ष का है। एग्जाम में पूछ देगा कि कासू की उम्र कितनी वर्ष थी, तो आप क्या बोलना भैया, 5 वर्ष, ठीक ना। तो ये जो है ना 5 वर्ष का है, ये बड़ी, इतना इसको लाड़ प्यार किया गया भाई। 5 बहन, तब माँ बाप, नौकर चाकर से घर भरा पड़ा, हाँ, तो इतना दुलार था ये कि लाड़ प्यार में ये बिगड़ गया, दुर्लित स्वभाव, दुर्लित व्यवहार हो गया इसका। लाड़ प्यार इतना क्या गया कि बिगड़ गया। बिगड़ क्या गया कि घर का नियम था कि बिना पूछे किसी भी चीज को तोड़फोड़ नहीं करना है, ना छूना है, छूना तक मना था। लेकिन ये यदि जिस चीज को इसकी माँ बाप बोलते थे कि मत छूना है, उसी चीज को खास करके छूता था ये। घर में नियम था कि हंसी पूरा ठाका नहीं मारना है, खिलखिला के नहीं हंसना है, मुस्कान के साथ चेहरा पे मुस्कान लाना है। लेकिन ये इतना बेसुरा हंसता था ना कि पूछिए मत। मतलब हर एक चीज में तोड़ फोड़, अपना मर्जी से चलना, नौकर पे हाथ चला देना, 5 बहनों पे हाथ चला देना, मम्मी पे हाथ चला देना, मतलब बड़ी हथ छुट्टा भी हो गया था, ठीक ना। तो कहने का मतलब कि ये जो है ना, घर में जो नियम था उसका उल्टा चल रहा था। यानी आप कह सकते हो कि यह घर के नियम का अपवाद था। इतना ही नहीं, यह अपने जीवन के भी नियम का अपवाद था। ओके, सेन साहब आजकल की पढ़ाई लिखाई को फिजूल मानते थे, बेकार का चीज मानते थे। बहुत सारे लोग कहते थे कि देखिए सेन साहब जी, आप अपने पुत्र को, अब ये पढ़ाई पढ़ने वाला हो गया, आप अपने पुत्र को जो है ना, आप किंडर गार्डन स्कूल में भर्ती कर दीजिए। किंडर गार्डन, कौन सा स्कूल, किंडर गार्डन स्कूल में आप भर्ती कर दीजिए। तो यही सहायता सलाह देते थे बहुत सारे। तो सेन साहब क्या करते थे, अपने कारखाना यानी अपने फैक्ट्री के एक बढ़ई मिस्त्री को बोले कि भाई तू हमारे बेटवा को जाओ और रोज 1-2 घंटा ठोक पीट करने के लिए सिखाओ। अरे भाई हमारा बेटवा जो है ना, या तो इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाएंगे हम अपने बेटवा को। अरे अपने बाप का बेटा ठहरा, हाँ, या तो इंजीनियर या तो क्या, बिजनेसमैन अपने बेटा को बनाना चाहता था। यानी कासू को वो बनाना चाहता था या तो इंजीनियर या तो बिजनेसमैन। अब देखिए साहब का एक मित्र है और उसके मित्र है क्या, पत्रकार। पत्रकार को ही कहा जाता है अखबार नबीस। एक बार की बात है, सेन साहब के बहुत सारे दोस्त ऑफिस में बैठे हुए थे, तो वहां पे चर्चा चल रही थी कि भाई आपका बेटा क्या करेगा, आप अपने बेटा को क्या बनाओगे, आप अपने बेटा को क्या बनाओगे।
तो उसमें सेन साहब अपना बेटा के बारे में बोले कि हम अपने बेटा को इंजीनियर बनाएंगे या तो बिजनेसमैन बनाएंगे। तो वो तब पूछा गया पत्रकार महोदय से जब पूछा गया कि आप अपने पुत्र को क्या बनाओगे, बेटा को, तो पत्रकार महोदय कहते हैं क्या, मैं अपने बेटा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन जेंटिलमैन जरूर बनाऊंगा, जेंटिलमैन जरूर बनाऊंगा। याद रखना, पत्रकार महोदय अपने बेटा को क्या बनाना चाहता था मेरे भाई, क्या बनाना चाहता था, जेंटिलमैन। ओके, अब देखिए एक इस पूरी कहानी में दो छोटकवा बच्चा है, एगो कौन, एगो कसवा, एगो मदना, एगो कासू, एगो मदन। ये दोनों बड़ी छोटा सा बच्चा है। तो मदन जो है ना 5-6 साल का है, जो गिरधर लाल का पुत्र है, और कासू जो 5 वर्ष का है, 5 वर्ष का, और ये सेन साहब का बड़े बाप का बेटा है, ये गरीब बाप का बेटा है। एक बार की बात है, दोनों खेल रहे थे, खेलते खेलते किसी कारणवश दोनों में झगड़ा हो जाता है। किसमें, तो खोखा में और कासू में। अच्छा, झगड़ा वाली बात बाद में करेंगे, चलो एक शुरुआती बात लेते हैं कि ये कार जो है ना, इस कार को कोई छूने नहीं देता था। हाँ, इसका सेन साहब का ड्राइवर, सेन साहब का शोफर हमेशा इसकी ताक झांक में रहता था, क्योंकि सेन साहिबा और सेन साहब दोनों का ऑर्डर था कि देखो कार के पास कोई जाए तक नहीं, छूना तो दूर, अरे भाई उसके आसपास कोई भटके भी ना। हाँ, ऐसा था। तो एक बार की बात है, मदन तो बच्चा था, सब बच्चा का होता है, हम लोग भी जब बच्चे थे तो गाड़ी सब जब आता था किसी का तो बड़ी छूने का मन करता था, उस पर चढ़ जाने का मन करता था, मन होता था कि कोई हमको घुमाए या हम ही गाड़ी चलाए, होता है ऐसा, सबका बचपना में होता है। मदन संजोग से एक बार इस स्ट्रीमल इंड कार को जा ही रहा था छूने के लिए, तब तक में इधर जो इसका ड्राइवर महोदय है का किया धक्का मारा कि वो बाएं पैर के बल गिरता है। अब बाएं पैर के बल गिरने के बाद उसके घुटना से ब्लड निकलने लगता है, जिसके बाद ये बच्चा क्या करता है, इस ड्राइवर के ऊपर बार बार झपटता है मारने के लिए, उसके कारण पकड़ने के लिए, काय हमको धकेला, कारण है ब्लड तो जा रही है ना, पूरा झपट रहा है। तब तक में मदन की उधर से माँ आ जाती है, मदन की माँ आती है, तो मदन की माँ कुछ बोलती कि उधर से ऑफिस से साहब निकल कर आए, तो ड्राइवर सेन साहब से कहते हैं, देखिए साहब, ये मदन जो है ना गाड़ी को छू रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको बोला कि मत छुओ, अलग हट जाओ, तो ये हमको मारने दौड़ता है, जबकि ये झूठ बोला। कौन, सेन साहब मदन की माँ से कहता है कि मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना फिर ऐसी हरकत ना करे। देखिए एक तो बच्चा के बाएं घुटना से ब्लड निकल रहा है, और उसमें भी ऊपर से क्या कह रहे हैं सेन साहब कि देखना फिर से ऐसी हरकत ना करे, मतलब कि छूने तक नहीं देना चाहते हैं किसी को अपनी स्ट्रीमल इंड गाड़ी को, ठीक है ना। उसके बाद हुआ क्या कि जब सेन साहब अपना ऑफिस का काम करके अपने फैक्ट्री जाते हैं, तो बेयरा था, बेयरा मतलब खाना बनाने वाला सेवक जो होता है, तो उसको कहता है कि बेयरा एक बार तुम गिरधर लाल को बुला के लाओ। तो जब गिरधर लाल आया तो गिरधर लाल पूरा जिस तरह से खून किया हुआ कैदी जो रहता है, वो जज के सामने इस तरह जो सिर झुका के खड़ा रहता है, तो उसी तरह से खड़ा होके गिरधर लाल खड़ा हो जाते गिरधर लाल। तब इधर से सेन साहब कहते हैं कि देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है, मतलब बड़ी खच्चर हो गया, एक तरह का मदन आजकल बहुत खराब हो गया, कहने का मतलब शौक हो गया। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ, ठीक ना। एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में जैसे पूछ देगा कि किसने कहा था, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है, मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूं। तो आपके है ना सेन साहब, और किससे कहा था ये बात, तो गिरधर लाल से। आ रही समझ में आप लोगों को, तो कमेंट करते जाओ, ठीक ना। तो हुआ क्या, ऐसे बात चलती रही, गिरधर को समझाते रहा सेन साहब कि देखो मदन आजकल बहुत शौक हो गया है,
अच्छा, मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। जानते हो, यदि तुम अभी अपने लड़का पे कंट्रोल नहीं करोगे तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर और डाकू बनते हैं। ठीक ना? तो याद रखना, किसने कहा था ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं? तो सेन साहब कहा था। किससे कहा था? किससे कहा था भाई? गिरधर लाल से। किसके बारे में कहा था? मदन के बारे में। देखो, क्वेश्चन घुमा के फिरा के बिहारिया बोर्ड है, पूछ ही देगा। हाँ, उसके बाद गिरधर खुद समझदार आदमी है। अब देखिए, इसको समझने के लिए तो हुआ क्या, गिरधर लाल को तो काफी गुस्सा चढ़ गया अपने पुत्र मदन पे। जाके रात के टाइम में पूरा कूटा, बेरहम जैसे मारा। मदन भी पूरा चिल्ला रहा था। चिल्लाने का आवाज सेन साहब जहां पे सोए हुए थे वहां तक चले जाता है। सेन साहब को बड़ी मजा आता है इसकी चिल्लाहट को सुनकर के, खुशी मिलती, भले मारता है चुट्टा को। तो वो अपनी बीवी से कहता है, सेन साहब अपनी बीवी से कहता है कि जानती है, गिरधर खुद समझदार आदमी है। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही उसे बिगाड़ दिया है। मतलब क्या कि गिरधर खुद अच्छा आदमी है। हमारा किरानी जो है, गिरधर किरानी का समझते हैं ना, मतलब जो ऑफिस में कुछ लिखा पढ़ी का काम करता है, तो वही काम कर रहा था। कौन? गिरधर। किसके फैक्ट्री में? तो सेन साहब के फैक्ट्री में, आउट हाउस में रहता था। ये सब याद रखना भाई। गिरधर खुद समझदार आदमी है। देखिए, ये सेन साहब कहते हैं अपने पत्नी से, किसके बारे में? गिरधर के बारे में। लेकिन उसकी बीवी जो है ना, उसे बिगाड़ दिया। उसे मतलब किसे? तो मदन को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है, मतलब यही कुटना पिटना ही जो है ना मदन की दवा। जितना कुटेगा ना उतना सुधरेगा वो, मतलब सेन साहब ऐसा मान रहे हैं। ठीक है ना? तब वो इंग्लिश में एक बात कहते हैं, स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। याद रखना, पूछ देगा कि किसने कहा था स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड? तो आप कहना कौन? सेन साहब। किसको किसके सामने में कह रहे थे? अपनी बीवी सेन साहिबा के सामने में। ठीक है ना? अब ये जो बकर बकर, एक तो बच्चा उधर रो रहा था काफी जोर जोर से, इधर सेन साहिबा के सामने बकर 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 किए जा रहे थे। सेन साहिबा को गुस्सा चढ़ गए और पूरा खीज होके गुस्सा में आके कहती है क्या, कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। यानी जब अक्कच हो जाती है सेन साहिबा सेन साहब की बात को सुनते सुनते, तब वो ये बात कहती है ताकि सेन साहब और काफी खुश हो जाए। एक बार की बात है, मदन अपने दोस्तों के साथ लट्टू का खेल खेल रहा था। कासू किधर से आता है अपनी घर से और मदन से कहता है, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। सुन रहे ना बात? हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। तो भाई अब बताओ, जिस कासू की वजह से मदन की रात में पिटाई हुई है खूब, बताओ वो मदन कभी भी उसको लट्टू देगा क्या? भाई बोलो, देगा? नहीं ना। मदन को बर्दाश्त नहीं गया और गुस्सा में कहता है, अबे भाग जा यहां से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। पूरा गुस्सा में देते हैं, पकड़ के रवार देते हैं। लेकिन वहां पे हुआ क्या, कासू भी मानने वाला तो था नहीं, वो भी लट्टू के लिए अड़ गए कि नहीं लट्टू लेंगे तो लेंगे। दोनों में लड़ाई हो गई, पूरा गली के कुत्ते और बंगले के पिल्ले की लड़ाई, हड्डी और मांस वाला लड़ाई हो गया। भाई दोनों में खूब लड़ाई होने लगे, दोस्त सब पूरा मजा लूटने लगा। जैसे देखते होंगे ना, छोटे छोटे बच्चा जब लड़ते हैं तो दूसरा बच्चा ताली बढ़ाएगा, पूरा पूरा बड़ा बात मार 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 होता है ना जी, ऐसे करके सब मजा लूटने लगे। अब मदन और कासू पूरा भीड़ गए। इतनी मार चली कि मदन इतना मारा कि पूछो मत।
उसका 2 दांते तोड़ दिया। 2 दांते, कासू का 2 दांत ही तोड़ दिया। कौन? मदन तोड़ा 2 दांत। कितना दांत तोड़ा? 2 दांत। कौन तोड़ा? मदन तोड़ दिया। किसका 2 दांत तोड़ा? कासू का। तो भाई अब तो बोलिए, जब थोड़ा सा गाड़ी को छूने जा रहा था तब कितना टाइट किया था गिरधर को, उसकी पत्नी को, मदन को। कौन? सेन साहब। आज तो जान के खतरे हो गया, 2 दांत टूट गया। तो भाई सेन साहब को जैसे मालूम हुआ, पूरा गुस्सा में वो गिरधर को बुलाते हैं और उसको नौकरी से हटवा देते हैं। तो शाम के समय में जब गिरधर अपने घर पे जाता है तो मदन की माँ गिरधर से पूछती है कि अरे भाई साहब जी आज क्या बोले आपको? तो गिरधर कहते हैं अरे भाई बतलाए तो साहब ने सिर्फ यही कहा। साहब देखिए क्या कहा, आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, आज से तुम्हारी कोई जरूरत, मतलब अखंड तौर क्यों जरूरी नहीं छो, कोई जरूरी नहीं। कल से मकान छोड़ देना, मतलब घर आउट हाउस में जो रहता है उसको खाली करके तुम चल जाना, ठीक है ना। और अपनी तनख्वाह मतलब मंथली तनख्वाह ऑफिस में आकर लेके चला जाना। याद रखना, ये बात कौन कहा था? सेन साहब। किससे कहा था? गिरधर लाल से। लेकिन अभी जो ये बात कह रहा है तो गिरधर लाल अपने बीवी से कहा है, यानी मदन की माँ से कहा है। तो उधर हुआ क्या, मदन के अंदर तो पूरा डर पैदा हुआ था कि भाई उस दिन तो हमने कुछ नहीं किया, तब तो उतनी मार पड़ी थी, आज तो जान के 2 दांत तोड़े हैं, आज कितनी मार पड़ेगी कहना मुश्किल है। डर के मारे बेचारा रात में इधर उधर घूमता रहा, 8-9 बज गया। अब भूख के मारे पेट में तो चूहा मर रहा था, करता क्या, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे अपने घर आता है और धीरे धीरे रसोई घर में किचन रूम में चल जाता है। अब भर पेट पहले भर दम खा लेता है। खाने के बाद जिस रूम में इसके माता पिता सोए हुए थे उस रूम में जाता है और कान देके आराम से सुनता है कि कहीं हमारे बारे में तो बात आज नहीं चल रही है। गया, देखा इसके बारे में कोई बातचीत नहीं चल रही थी। तो इसका तो पेट तो भर ही गया था, ठास भोजनम हो ही गया था, अब चाप निंद्रम का इंतजार कर रहा था। ये सोचा आप जाते हैं चारपाई पे सो जाएंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा में जो चल रहा था, लोटा से जाके इसका पैरी टकरा गया, लोटा टनटना गया। उधर से गिरधर और गिरधर लाल और मदन की माँ दोनों पति पत्नी रूम से निकल के बाहर आती है और मदन जब देखता है अपने माँ बाप को रूम से बाहर निकलते हुए तो इसका डर से तो बुरा हाल हो जाता है। अपनी छाती को पूरा जोर से पकड़ लेता है कि आज तो बुरी मार पड़ेगी, पूरी मार पड़ेगी, इतना मार पड़ेगी कि कहना मुश्किल है। लेकिन हुआ क्या, उस दिन उल्टा हो गया। हर हमेशा गिरधर मदन को पीटते रहता था। क्वेश्चन भी पूछता है कि मदन किसके हाथों पीटता था, तो गिरधर लाल के हाथ हमेशा पिटाया जाता था, अपने पिताजी के हाथ। लेकिन आज उसका उल्टा हो गया। गिरधर आते हैं और मदन को गोद में उठा लेता है, कहता है क्या, शाबाश बेटा, पूरा पिट्ठो के शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बे खोखा के दो दांत तो डाले। अगले चैप्टर का वीडियो आपको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कल तीसरे चैप्टर का वीडियो निश्चित ही अपलोड हो जाएगी।